नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिल सके। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएनएल के एक बहुत ही अहम मुद्दे की। एक ऐसी कंपनी जहां पर दो तरीके के नियम हैं, दो तरह के सैलरी हैं और दो तरह का भविष्य भी देखा जा रहा है। साथियों, बीएसएनएल कंपनी में एक ही दफ्तर है, एक ही बिल्डिंग है और इस कंपनी के चेयरमैन भी एक ही हैं। लेकिन इस कंपनी में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह अलग अलग हैं। कुछ कर्मचारियों की अलग सुविधा है, कुछ कर्मचारियों की अलग सुविधा है। यहाँ तक कि जो भविष्य है कर्मचारियों के, ये भी दो तरीके से हैं। एक तरफ है डेपुटेशन पर आए अधिकारी जो केंद्र सरकार से बीएसएनएल में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेगुलर बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव हैं जो बीएसएनएल के अपने भर्ती किए हुए अधिकारी हैं। साथियों, दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, दोनों एक ही फाइल पर साइन भी करते हैं और दोनों की जिम्मेदारी भी एक ही है। लेकिन जो सैलरी स्लिप है ये अलग अलग है। इन कर्मचारियों का भविष्य भी अलग अलग है और सम्मान भी शायद अलग अलग ही है। और यही सवाल ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ने बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं उनको पत्र लिखकर ये सवाल किया गया है। साथियों, हमारे सामने सवाल ये है कि क्या वही लोग जो बीएसएनएल के लिए काम कर रहे हैं समान वेतन और सुविधाएं पाने के हकदार नहीं हैं? क्या थर्ड पीआरसी का जो इंतज़ार है आखिर कब तक चलता रहेगा? साथियों, इस पूरे मुद्दे को आज हम हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आप खुद जान सकें कि बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पे कमीशन होता है और जो पीएसयू कर्मचारी होते हैं उनके लिए पीआरसी होता है, यानी पे रिवीजन कमेटी होता है। बीएसएनएल में अभी भी सेकेंड पीआरसी ही लागू हुआ है जो 2007 में नोटिफाई हुआ था। लेकिन साथियों, अब समय है थर्ड पीआरसी का और इस थर्ड पीआरसी का जो अवधि है, जो समय है, ये 2017 से 2026 तक की है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन जो थर्ड पीआरसी है ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी 9 साल बीत गए हैं और कर्मचारी अभी भी 2007 के पे स्केल पर काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डेपुटेशन पर आए अधिकारी हैं उनको 7th सेंट्रल पे कमीशन का लाभ मिल रहा है और जल्द ही 8th सेंट्रल पे कमीशन का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब साथियों, एक ही ऑफिस में बैठकर एक को 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है और दूसरे कर्मचारी को 2007 के पे स्केल का लाभ मिल रहा है। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 2007 से जुड़े कई मुद्दे आज भी लंबित हैं और इसी को कहा जाता है रेसिडुअल इशू, यानी 19 साल पुराने मुद्दे, इनका समाधान नहीं हुआ है और कई कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हुआ है। इन कर्मचारियों को एरियर नहीं मिला है, फिक्सेशन ठीक से नहीं हुआ है। अब प्रश्न ये है, क्या 19 साल कम होते हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए? साथियों, अब जरा भत्तों की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये 1996 के स्तर पर मिलता है। साल 1996 और आज 2026 है। 30 साल में क्या नहीं बदला होगा? पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई, घर का किराया महंगा हो गया, बच्चों की फीस महंगी हो गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है आज भी 1996 के पे स्केल पे मिल रहा है। जो टीए डीए रेट है एजीएम लेवल और नीचे के अधिकारियों के लिए बहुत ही कम है और जो ऑल इंडिया एलटीसी है ये तो मिला ही नहीं। मेडिकल सुविधा एकदम लिमिटेड कर दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी भी काफ़ी कम कर दिया गया है दूसरे केंद्रीय पीएसयू की तुलना में। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीएसएनएल के कर्मचारी कम महत्वपूर्ण हैं?
साथियों, बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी और 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी एक व्यवस्थित, एक अस्थायी मैनेजमेंट पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका है। रेगुलर बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव वर्षों तक एक ही पद पर अटके रहते हैं, स्टैग्नेशन अभी तक झेल रहे हैं, जबकि जो डेपुटेशन के अधिकारी हैं बीएसएनएल के पदों पर नियमित उनके प्रमोशन हो रहे हैं। यानी पोस्ट बीएसएनएल की प्रमोशन बाहर से आए अधिकारियों का हो रहा है। और यह जो असंतुलन है सिर्फ वेतन का नहीं है, ये मनोबल का भी है। साथियों, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ने सीएमडी से 5 प्रमुख मांगे की हैं। पहला, वन कंपनी वन पॉलिसी। साथियों, इसका मतलब है कि एक कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं सबके साथ एक ही व्यवहार किया जाए, एक सम्मान दिया जाए, एक समान वेतन नीति बनाया जाए, कोई दोहरा मापदंड नहीं हो। सारे कर्मचारियों को एक जैसा पॉलिसी बनाकर उनको प्रमोशन किया जाए, और चाहे अधिकारी जो डेपुटेशन पे हों या फिर ये बाहर से आए हों या फिर बीएसएनएल के खुद के अधिकारी हों या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आए हों, इन सारे अधिकारियों के साथ एक ही तरीके से व्यवहार होना चाहिए, एक ही तरीके से उनके समान वेतन की नीति बनाना चाहिए और प्रमोशन भी सबको इक्वल तरीके से करना चाहिए। इस यूनियन ने मांग रखा है कि जो भेदभाव है इसको समाप्त किया जाए। जो डेपुटेशन पर अधिकारी हैं और जो रेगुलर बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव हैं, दोनों के लिए समान सेवा शर्तें होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सेकेंड पीआरसी की बकाया मुद्दे हैं उसको तुरंत सुलझाना चाहिए और थर्ड पीआरसी को जो अन्य सेंट्रल पीएसयू हैं उसके बराबर लागू करना चाहिए। और जो टीए है, डीए है, एलटीसी है, मेडिकल सुविधा है, इस सारे चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस है ये 1996 के स्तर पर दिया जाता है। मेडिकल सुविधाओं को लिमिट कर दिया गया है। इन सारी सुविधा को बढ़ाना चाहिए जिससे जो कर्मचारी हैं उनके मनोबल में वृद्धि हो। एक उत्तराधिकार योजना बनाना चाहिए, युवा अधिकारियों को भविष्य दिखना चाहिए। साथियों, ये सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं है, ये 52,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य है। बच्चों की पढ़ाई, होम लोन, मेडिकल खर्च, जब एक ही संगठन में 2 अलग अलग मापदंड होंगे तो असंतोष बढ़ता है, और जब असंतोष बढ़ेगा तो औद्योगिक शांति को प्रभावित करता है। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, अगर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है तो फिर 2 सेट वेतन संरचना कैसे अफोर्ड कर रही है? क्यों अफोर्डेबिलिटी सिर्फ बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों पर लागू होती है? साथियों, थर्ड पीआरसी वेतन वृद्धि नहीं है, ये कर्मचारियों के मनोबल की बहाली है, संगठनात्मक संतुलन है, प्रतिभा का संरक्षण है और भविष्य की स्थिरता है। अगर बीएसएनएल को मजबूत करना है तो आंतरिक असमानता खत्म करनी होगी। साथियों, बीएसएनएल एक पुनर्जीवन योजना से गुजर चुका है। सरकार ने समर्थन दिया है, लेकिन कंपनी को खड़ा रखने वाला उसके कर्मचारी ही हैं। अगर कर्मचारी ही अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित होंगे तो संगठन मजबूत कैसे होगा? इसीलिए यह समय है स्पष्ट नीति का, सम्मान व्यवहार का और थर्ड पीआरसी पर निर्णायक निर्णय का। साथियों, यह सिर्फ यूनियन की मांग नहीं है, यह एक सिद्धांत का सवाल है। एक कंपनी तो नीति भी एक ही होनी चाहिए। क्या प्रबंधन सुनेगा? क्या थर्ड पीआरसी समय पर लागू होगा? क्या 25 साल की जो प्रतीक्षा है खत्म होगी या फिर फाइलें चलती रहेंगी? साथियों, अब समय निकल जाएगा, निर्णय अब प्रबंधन के